नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम उत्तर प्रदेश घूमने निकले हैं, लोगों के मुद्दे समझने निकले हैं, मिजाज जानने निकले हैं। 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीत चुके हैं, उनका कामकाज का हिसाब जानने निकले हैं, राय जानने निकले हैं। ये बागपत जिला है, हेडक्वार्टर से महज 2 से 3 किलोमीटर संभवतः दूरी है। यहाँ हम सड़क रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने एक बोर्ड देखा। बोर्ड पे था कि गुर्जर भवन, गुर्जर महासभा बागपत आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कुछ लोग दिखे हैं, इनसे समझते हैं कि ये कैसी महासभा थी। चुनाव से पहले इन महासभाओं का बहुत जिक्र होता है। राजनीतिक तौर पर सभी पार्टियां लुभाने की कोशिश करती हैं। इनका उद्देश्य क्या है, इन्हीं तमाम बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? करतार सिंह। आप क्या है इस पूरे सभा में? कार्यकारिणी। ये क्या है, थोड़ा हमें बताइए हमारे दर्शकों की। ये गुर्जर महासभा क्या है, क्या फंक्शनिंग है, किस उद्देश्य के लिए आपने गठन किया? ये जिला पूरे जिले की बागपत की गुर्जर महासभा है। उसका सबने मिलजुल कर एक महासभा बनाई है जिसमें सामाजिक कार्य होते हैं। जब चुनाव आता है तो फिर चुनाव के बारे में भी चर्चा होती है। चुनाव के बारे में चर्चा होती है क्योंकि हमारा मानना ये था, इसलिए हमने बुलाई कार्यकारिणी। लोग इसलिए बुलाए कि हमारे यहाँ बागपत में एक बड़ी विडम्बना हुई है कि हमारी किसी भी पार्टी ने, जो राष्ट्रीय बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में भी हैं, हम भी हैं उस पार्टी में, लेकिन हमारा अपमान जैसा हुआ है क्योंकि 3 विधानसभाएं हैं जिसमें एक ही जाति के 3 विधायक पहले भी थे, आज भी वही हैं। तो हमने उसमें टिकट मांगा था, उनमें मैं भी था। हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हमारी बात दरकिनार करके और उन्हीं को रिपीट कर दिया, जबकि यहाँ हमारी 40-45 हज़ार वोट हैं इस विधानसभा में कि पूरे जिला में? विधानसभा में, बागपत विधानसभा में। उनकी भी 45 है, हमारी 40 है, 2-4 हज़ार का फर्क है। लेकिन हमने अपना हक मांगा तो हक नहीं मिला। जब यहाँ ये चर्चा हुई और ख़त्म हुआ मामला तो मायावती जी ने हमारे एक बिरादरी के व्यक्ति को टिकट दे दिया, अरुण कसाना को। एक आप पार्टी का ले आया। तो आज उसमें मंथन हुआ था, भाई इसमें हम किधर जाना है। तो मंथन में थोड़ा ये निकल के आया है कि भाई जो दोनों कैंडिडेटों में जो कैंडिडेट सीनियर है, जिसके पास दूसरी गैर बिरादरी की वोट है, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा जाए, उसी को हम जिताएं। जैसे कि हमारे यहाँ बसपा की वोट है, टेडनेस वोट है उनकी 45 हज़ार, 40-45 हमारी हो गई तो 80-85 हज़ार वोट हो गई। जब 80-85 पे हम लड़ेंगे दो वोट, तो नेचुरल है फिर वो जो और वोट हैं जो उनसे वो करती हैं परहेज या उनसे खिलाफ हैं, जो अब सिटिंग विधायक जो उससे खिलाफ हैं, वो लोग सब जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद हम जीतने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि 2012 में बहुजन समाज पार्टी की ही विधायक थी यहाँ। किस जाति से थी? गुर्जर जाति से। तो ये हमारी सीट थी। लेकिन क्योंकि मोदी जी की लहर में हमने अपना व्यक्ति हरवा कर, और हमने कुछ नहीं देखा, मोदी जी देखे। मोदी देखने के बाद हमने उसको हरवा दिया, अपने व्यक्ति को, और इसको जितवा दिया योगेश धाला को। लेकिन हमारी उपेक्षाएं बराबर चलती रही 5 साल तक। हमने एक चीज़ मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, तो पार्टी से आपकी नाराज हो जाएगी? नहीं, पार्टी नाराज हो जाए, लेकिन हम अपनी बात तो कह सकते हैं ना। अब पार्टी नाराज हो जाएगी तो हो जाए। अगर पार्टी इस बात पर नाराज होती है कि हम अपने भविष्य को बचाएंगे, अपने समाज के भविष्य को बचाएंगे, अगर पार्टी ने हमारे समाज के बारे में नहीं सोचा तो फिर हमें तो सोचना पड़ेगा ना सारी समाज को। और मैं अकेला क्या हूँ? ये मैंने नहीं सोचा, ये सारी समाज ने सोचा, और मैं समाज से ऊपर नहीं हूँ। मेरी समाज गुर्जर है तो मैं हूँ, अगर गुर्जर नहीं है तो मैं क्या हूँ? मुझे कौन पूछेगा? और तो कोई पूछने वाला है नहीं। अब मैं समाज के साथ नहीं रहूँगा तो किसके साथ रहूँगा? तो फिर हो सकता है कि पार्टी आपके खिलाफ भाजपा एक्शन ले निकाल दे। अब मतलब आप भाजपा कैंडिडेट्स के खिलाफ भी प्रचार करेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, मैं समाज का प्रचार करूँगा। भाजपा कैंडिडेट मुझे पार्टी निकाल दे, पहले भाजपा के विधायक को निकाल दे, जिसने अभी 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खुलेआम विरोध किया था, उसे निकाल दे। उसको शोकास नोटिस मिला, क्यों नहीं निकाला पार्टी ने? मैं क्या हूँ पार्टी में? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप विरोध करेंगे तो ऐसा कर सकती है पार्टी? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पार्टी अगर ऐसा फैसला लेती है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समाज के साथ हूँ, समाज के साथ रहूँगा और समाज के साथ खड़ा हूँ।
अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि हम सभी युवा, मतलब मेरी उम्र तो काफ़ी कम है बाबूजी, आप तो कई चुनाव देखे। ये आज के समय में भी इस तरह की जातिगत चर्चाएं होना कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि ये चला आ रहा है, मैं ये इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ। जातिगत चर्चा तो जातिगत तो हमारी पार्टी नहीं बना दी जातिगत। भाई जातिगत तो उन्होंने सिद्ध कर दिया, यहाँ से जाटलैंड बता दिया। अब जाटलैंड बताकर सारे और जो बिरादरी है उनका क्या किया? भाई जो और समाज हैं, चौधरियों के बाद गुजर है, सैनी हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, वो क्यों नहीं बुलाए पार्टी का हाईकमान ने? ये पूछने के लिए कि भाई यहाँ क्या हो सकता है? भाई इन और पार्टियों की तो बेइज्जती हुई ना इसमें, औरों का तो अपमान हुआ ना। एक जात बुलाकर पगड़ी बांध कर है जी, उस पार्टी हमारे पार्टी का हाईकमान ने ये सिद्ध कर दिया ना कि और पार्टियों का अपमान है। तो इसलिए हर पार्टी हर समाज, मैं अपनी की बात नहीं कर रहा, हर समाज हमारी पार्टी से नाराज है। अकेले हम नहीं हैं, सारी बिरादरी और समाज इससे नाराज है इस बात से। मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था, मैं ये चर्चा कर रहा था आपसे कि जैसे आज के समय में जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल एक परिवार हो गया, उस दौर में जातियों की चर्चाएं इतनी क्या आवश्यक है सभी तौर में? मैं आप क्योंकि सीनियर हैं काफ़ी और चुनाव आप देख रहे हैं और तमाम समय, तो मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह की चर्चाएं जरूरी हैं आज के दौर में भी, और क्यों, अगर है तो क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ जातियों की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जातियों की चर्चा तो जो ऊपर बैठे लोग हैं वो कराते हैं। जातियों की चर्चा नीचे वाले नहीं करते। जातियों की चर्चा तो चाहे समाजवादी हो वो जातियों की चर्चा करेगी, चाहे वो कोई जो जातियों की चर्चा करेगी, चाहे हमारी पार्टी हो उसने भी जाति की चर्चा की है, एक जाति विशेष की नहीं करनी चाहिए। जाति वो सब है, गुजर जाट में क्या फ़र्क है या ब्राह्मण सैनी में क्या फ़र्क है? हम सब एक हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जब हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हम फिर जातिवाद की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम अपनी पार्टी से इसलिए नाराज हैं कि आपने यहाँ पर हर बिरादरी के, हर समाज के व्यक्ति की जो समाज दूसरी है, आप 3.5 लाख वोट हैं, मैंने मान लिया चौधरी 45 लाख वोट है, मान लिया मैंने, और 45 ही हम हैं, तो 45 का तुम सम्मान कर रहे हो और 45 का वो कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, तो कैसे मेरी समाज ये मान लेगी? आप तो भाजपा में सदस्य हैं, कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी है? नहीं, हाँ, जिला कार्यकारिणी। तो क्या आपके यहाँ तो कहा जाता है कि बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक हम सीधे बातचीत करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, तो अगर ऐसा था तो आपने वहाँ ये बात नहीं उठाई कि भाई ऐसा मामला चल रहा है, ये इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ समाज में चर्चा हो रही है? तो नाम क्या? मेरा नाम तरुण है। तरुण भाई, मैं सत्ता कन्याकुमारी से श्रीनगर तक मैंने देखी है कांग्रेस की सत्ता, देखी है मैंने कांग्रेस की। जैसे कांग्रेस सत्ता में बावली अंधेरी हो गई थी, वही हाल हमारे भारतीय जनता पार्टी का होने चला है। हमारे जैसे कौन पूछ रहा वहाँ? कोई नहीं पूछ रहा। वहाँ अगर पूछे तो वही जो कांग्रेस का पैटर्न था वही पैटर्न आ गया। क्या था कांग्रेस का पैटर्न? मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात को। वहाँ भी वही खजाना था और यहाँ भी वही खजाना है। जिसके पास खजाना है उसकी बात सुनी जा रही है। मैं तो भैया गरीब आदमी, मेरी कौन सुनेगा? ठीक, न मैंने कांग्रेस में पैसा कमाया न मैं इसमें कमाया, मैंने जनता की सेवा की है, प्रजा की सेवा की। आपके नेता, वो प्रधानमंत्री इस देश के, वो कहते हैं कि भाई हम तो हमारी सरकार ही गरीबों और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पे चल रही है। प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, कोई शक नहीं। योगी ईमानदार, इसमें कोई शक नहीं। दोनों योगी मोदी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन भैया औरों का क्या करोगे? मनमोहन सिंह इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ईमानदार प्रधानमंत्री था, लेकिन वो क्या कर दिया बराबर वालों ने? जो इर्द गिर्द में बैठे वो क्या कर दिया उसको ईमानदार छोड़ डाला, बेईमान छोड़ डाला। अगर मेरी बात ये गलत हो तो बताओ। आप जाति का सवाल पूछ रहे हो ना, उसकी मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुखिया बना के उस गद्दी पे बैठा रहेगा, जहाँ से सबको एक समान देखना चाहिए, उसके लिए सब बिरादरी एक समान होनी चाहिए। वो खुद क्षत्रिय बता रहा अपने आप को, कह रहा मैं क्षत्रिय और गर्व है, इसका मतलब कि सब बिल्कुल बेकार है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में ही एक इंटरव्यू में ये बोला है कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय है। तो और ये उनकी शोभा देती है ये कहना। जब आदमी इतने बड़े पद पे पूरे उत्तर प्रदेश का मुखिया होने के बाद ये बात करते, क्या शोभा दे रही है ये बात उनको बोलने की? उनका जो पूरा स्टेटमेंट था मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये दर्शकों के लिए भी और तमाम लोग, उन्होंने कहा कि हम क्योंकि क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने काम जो किया है सभी के लिए समान किया है। जी हम बताते हैं, वीर बहादुर क्षत्रिय नहीं थे, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह क्षत्रिय नहीं थे, उन्होंने क्यों सबकी इज्जत की, इसे बताइए आप। मैं कहता हूँ उस पद पर जाने के बाद हर व्यक्ति को
सहनशीलता और अपनी जाति भूल जानी चाहिए। गुजरों में जो रोष है, दादरी से लेकर वहाँ तक मीर भोज का, गुजर मीर भोज का इतना बड़ा युवाओं में रोष है कि उसका आप गणित नहीं लगा पाएंगे। और ये बागपत से छपरौली और बड़ौत और मोदीनगर और ये सब का पता लगेगा 10 मार्च को कि यहाँ क्या हो गया। तब शाह जी हमें ज़रूर बुलाएंगे, ये हमें विश्वास है। योगी जी हमें ज़रूर बुलाएंगे, ये भी हमें विश्वास है। और हमसे पूछेंगे कि ये हुआ क्या, तब हम उन्हें बताएंगे, तब उनकी समझ में आएगी। अमित शाह जी तो बहुत बड़े लीडर हैं बीजेपी के। वो परसों ही ग्रेटर नोएडा आए थे तुगलपुर गांव में, और उनके पास एक गुजरों का एक चेहरा था, तेजा गुजर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े नेता हैं गुजरों के। उन्होंने गुजर भवन जो परी चौक पे बना हुआ है, उसमें हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े गुजर लीडर थे जो बाबू स्वर्गीय हुकम सिंह जी, उनकी मूर्ति पर माला अर्पण के लिए बोला गया था, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो क्या ये जातिवाद नहीं फैला रहे हैं? क्या उन्होंने मूर्ति पर माला चढ़ाने से भी परहेज कर लिया, तो वो हमारा विकास क्या करेंगे? अच्छा, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर चर्चा कर लेते हैं आपसे। ये कुछ लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं चुनाव को लेकर। चुनाव है क्योंकि इसलिए हम चुनाव पे ही डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि भाई आपके ही कार्यकारिणी के सदस्य हैं कि सरकार ने, मतलब आपकी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो उन्होंने कहा भेदभाव किया है, उम्मीदवार नहीं दिया है। तो इस बार आप लोग वोट करने जाएंगे तो जाति, जैसे आपने कहा ना, समाज देखेंगे, धर्म देखेंगे, क्या क्या फैक्टर रहता है जो आपने आज चर्चा की चुनाव को लेकर, उस पर क्या चर्चा की कि हम वोट देने जाएंगे तो क्या हमारे दिमाग में चल रहा होगा? 5 साल का काम देखेंगे कि हम अपने, जैसे कहा ना कि ताऊ ने कहा, समाज देखेंगे। तो इस तरह की क्या चीज़ें आपने चर्चा की? धन्यवाद आपका। आप उस पत्रकारिता से जुड़े हैं जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और मैं उस समाज से जुड़ा हूं जिसने 1908 में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक जागरूकता और उसके लिए एक सभा बनाई थी। मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उस मुद्दे में हम वर्तमान की राजनीति की कई चीज़ों को देखते हैं। आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो डबल इंजन की अपने आप को सत्तारूढ़ पार्टी कहती है, सरकार कहती है, हम उनकी नीतियों को भी देखते हैं। वो दोहरा चरित्र लेकर के चलती है। वो एक मुखौटे पर कई मुखौटे लगाकर चलती है। हम उनसे परेशान हैं। हम किसी जाति से, किसी धर्म से परेशान नहीं है। हमारा जो युवा है, हमारी जो राष्ट्र। एक सेकंड, जब आप हमारा युवा की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ गुर्जर समाज के युवा की बात करें कि सभी की? पूरे भारत के युवा की बात कह रहा हूँ। मैं इसलिए क्लियर कर दें क्योंकि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो एक समुदाय विशेष पे भी कर रहे हैं। तो नहीं, समुदाय की बात नहीं है कि हम सामाजिक ढांचे में समाज हैं, हम राष्ट्रीय हैं, राष्ट्र के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, ये जाति भी, ये समाज भी। तो मैं युवा के मामले में उस चीज़ को देखना चाहता हूँ। मेरा जन्म कच्चे मकान में हुआ, छप्पर में हुआ। यहाँ तक कि जो 70 साल की यात्रा हमने भाई साहब की और एक विकास किया, जिस विकास के साथ आप खड़े हैं यहाँ, ये 1950 में हमारे पास नहीं था। हमारे पास तो प्रिंट मीडिया की भी दूसरी मशीनें थी। आज ऑफसेट में आप 5 मिनट में हजारों लाखों प्रति निकाल देते हो। आज आप डिजिटल इंडिया के युग में जी रहे हो। तो ये जो विकास यात्रा की है, इसमें यहाँ के युवा का, यहाँ के किसान का, यहाँ के मजदूर का पसीना लगा है, उसका खून बहा है इसके लिए, इस राष्ट्र के लिए। क्या हम उसका अपमान करने का अधिकार हमें किसी ने दिया है? यदि मैं अपने पिता की संपत्ति को बेच करके और धनवान बनने का सपना देखूं, तो मैं अपनी अगली पीढ़ी के साथ अपघात कर रहा हूं। आप प्राइवेटाइजेशन पे बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ये विमुद्रीकरण की नीति है। ये हमारे भावी जो पीढ़ी है उसको दरिद्र बनाने की, उसके हाथ में कटोरा देने की बात है। हम वर्तमान में जीते हैं भविष्य के लिए, अतीत से सबक सीखते हैं। यही काम अंग्रेजों ने भी किया था इस देश के साथ। तो इसलिए युवा को रोजगार मिला। सरकार कहती कि हमने, आपकी सरकार कहती 4.5 लाख नौकरियां दी हैं सरकारी। सरकार की ज़्यादा बुराई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं सरकार में भी हूँ। लेकिन सरकार की कुछ नीतियाँ जो हमारे बता रहे हैं बहुत ही समझदार और सुलझे हुए हैं। मैं सुलझे हुए हैं। मैं कहता हूँ 325 आए थे हम पहले, अब क्यों 250 दिखा रहे हो आप? आप मीडिया क्यों दिखा रहे 250? 325 क्यों नहीं रह रहे? 100 क्यों घट रहे हैं? कारण बताओ इसका। तो हमें कहीं कमी आई ना हमारी पार्टी में, तभी तो हम 100 घट रहे हैं। यानी तो हमें 325 पर तो टिके रहना चाहिए, या 300 तक तो टिके रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि सरकार की जो नीतियां हैं वो जनहितकारी हों। आप 8 साल देश में राज कर चुके, क्या आज भी अतीत नहीं हो गए? स्वाभाविक 8 साल तो बीत ही गए, मेरी उम्र के तो अतीत ही कहे जाएंगे। अतीत ही कहा जाएगा ना। हाँ। तो आप उसी अतीत को 70 साल के अतीत को लेकर के बैठे रहेंगे, अपनी नीतियों को ऐसी लाएंगे कि हम भविष्य के लिए अंग्रेजों की तरह से शोषण करो, अपना पेट भरो, वर्तमान को देखो अपने विस्टा के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी नीतियां प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, जो रेल जैसी एक आम आदमी की संपत्ति थी उसको बेच करके आपने आज सारी रेलगाड़ियां बंद है, शामली से सहारनपुर से दिल्ली की, जिसमें 10 रुपए में यहाँ से बागपत से दिल्ली आदमी चला जाता पैसेंजर था। ट्रेनों की आप बात कर रहे हैं। पैसेंजर ट्रेनों की क्यों नहीं चला रहे आप? तो ये जो नीतियां हैं इन्हें ये युवा देख रहा है, ये विश्लेषण करना जानता है, मूल्यांकन जानता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को जानता है, ये अपने भविष्य के प्रति बहुत सजग है। जो आप ग्लोबल इंडिया की बात कह रहे थे, ग्लोबल वर्ल्ड की बात कह रहे हो, ये युवा भी तो उससे जुड़ा है। इसका भी तो गुरु गूगल है, इसे भी तो सारी जानकारियां हैं। तो इसे किसी के पगड़ी बांध के भरमाया नहीं जा सकता, इसे मन की बात कह करके भरमाया नहीं जा सकता। आप मन की बात कहते रहोगे 8 साल तक भी, आप जन जन की बात कहो ना, इस माइक के सामने कभी आकर के देखो ना, इन लोगों की पीड़ा पूछ के देखो ना कभी कभी, तो आपको पता चलेगा कि आप किस भारत का नेतृत्व कर रहे हो और किस भारत को दिशा देना चाहते हो। एक ऐसा ही सवाल, आप टीचर वगैरह रहे हैं क्या? हम बिल्कुल अध्यापक रहे नहीं, हैं। मैं ऐसा कहा क्योंकि आपके जो शब्द थे बड़े सधे हुए शब्द थे, इसलिए मुझे लगा कि आप टीचर हैं। एक आखिरी चर्चा आपसे, आखिरी, आज जो बातचीत हुई, क्या बातचीत, क्या निष्कर्ष निकाला आपने? भाजपा का विरोध करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, या भाजपा का साथ देने जा रहे हैं? किसके साथ खड़े हो रहे हैं, किसके साथ? ये समाज बहुत जागरूक और प्रबुद्ध है। हर जो गांव का वोटर बैठा है वो वोट देना जानता है। वो ये भी जानता है कि 22 सितंबर को जो तुम पर अपमान का जूता चलाया गया था, उसे वोट की चोट से ही उस अपमान पर मरहम लगा सकते हो। हमारे कहने की जरूरत नहीं है, गुजर भवन से कोई विज्ञप्ति जारी करने की जरूरत नहीं है, भाई करतार सिंह को या राजपाल सिंह को कहने की जरूरत नहीं है। इस युवा के अंदर वो दर्द है, इस युवा के अंदर वो पीड़ा है, इस युवा के अंदर वो पीड़ा है कि मेरा रोजगार कहाँ है। जो MSEP की बात कही जाती है, जो निर्मला सीतारमण जी रोज कहती हैं, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है। मैं इस पाबले में और हेड़ा में खड़ा होकर के, बागपत में खड़ा होकर के उसका भुक्तभोगी हूँ। एक चीज मैं लास्ट पूछ रहा हूँ आपसे बातचीत कि आपने कहा ना कि ये गुर्जर भवन से नहीं कुछ जारी होता, कहीं आप भी तो उस तरह टाइप का फतवा होता नहीं कि पता चला कि हम अगर इस हमारे समाज साथ खड़ा नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ फिर, क्योंकि मैं पूरी बात सुन, ये पॉइंट होता है कई बार जो हमने सुनने को मिलता है कि फला समाज ने जारी कर दिया कि अगर नहीं हो तो हम गाँव से हम आपका खाना पीना हुक्का पानी छोड़ देंगे, आपकी भाषा में कहते, ऐसा कुछ तो नहीं करते? हमने अपने समाज को एक विश्लेषण और मूल्यांकन यहाँ से जारी किया है, फतवा कोई जारी नहीं किया। हम फतवे में लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं, फतवे में विश्वास नहीं करते, चाहे वो फतवा मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे समाज का हो। हमने तो एक मूल्यांकन भेजा है कि यहाँ जो 3.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 40-45 हजार हमारी वोट है। अब हमें ये देखना है कि हमें और कितनी वोट किसकी कैडर के रूप में मिल रही है, क्योंकि यहाँ 2 कैडर पैरेलल खड़े हैं। ठीक है, तो बहन मायावती जी का 4 साल का शासन उत्तर प्रदेश के हर नागरिक ने देखा है। काशीराम जी की दलित की, पिछड़े की, अछूत की उस विचारधारा को भी देखा है। बहन जी के सर्व समाज के, बहुजन समाज के सपने को भी देखा है, उनकी कार्यशैली को भी देखा है। तो जो गुजर समाज का वोटर बैठा है वो इस बात को जानता है कि 60-65 हजार एक कैडर वोट हमें मिल रहा है, 40 हजार हम 1 लाख से ऊपर हो जाते हैं, तो 3.5 लाख में हम विजय के नजदीक कहाँ से जाएंगे? ये वो अपनी वोट करने के अधिकार को और वोट करने के निर्णय को हमारे फतवे पे नहीं, वो अपने विवेक से भी इतना जागरूक हो चुका है। तो इसलिए पत्रकारिता के माध्यम से मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप मुद्दों की बात करें। मैं तो मुद्दे ही उठा रहा हूँ, मैं तो पहला पूछा मुद्दे, हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान, मैंने इसलिए ना कि ग्लोबल परिवार जात की चर्चा क्यों हो रही है? हिंदुस्तान ऐसा अखबार रहा है जिसमें ऐसे परिवारों का योगदान रहा है जो इस राष्ट्र की निष्ठा से सबसे पहले उद्योगपतियों में आगे आए थे। गांधी जी को भी सहयोग दिया था, जबकि वो जानते थे कि उद्योग अंग्रेज सरकार की कृपा पे चल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयता उनकी थी। इसलिए आप भी उसी परिवार की कड़ी हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप निष्पक्ष, ईमानदार और मुद्दों का मूल्यांकन भावी पीढ़ी को दें।
इस ग्लोबल वर्ल्ड को दें। हमारा संदेश दुनिया में भाईचारे का जाना चाहिए, सौहार्द का जाना चाहिए। ये जो युवा पीढ़ी खड़ी है इसके भविष्य का जाना चाहिए। हम केवल अतीत को ना कोसते रहें, आरोप प्रत्यारोप आप पे ना करता रहूं। मैं अपनी तरफ भी तो देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक वादा भी कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान कल भी पर लोगों का कल भी भरोसा था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि जन जन के मुद्दा हिंदुस्तान हमेशा से उठाता आया है, उठाता रहेगा भी। तो ये गुर्जर भवन के सामने हम बातचीत कर रहे थे। मेरी दिलचस्पी इस बात में थी कि आज के समय में जब कहा जा रहा है कि जातियाँ और वो तमाम मुद्दे किस तरह से उठा रहे हैं, और ये खासकर इस तरह के जब बैठकें होती हैं तो उनमें चर्चाएं क्या होती हैं, इसलिए हमने एक एक करके खुलकर बात किया। भाजपा के सदस्य भी हैं और गुर्जर इस महासभा के भी सदस्य हैं। तो जब आप दोहरी भूमिका में होते हैं तो किस तरह से सोचते हैं, इन तमाम बातों पर आपने इन लोगों की बात सुनी। 10 मार्च को चुनावी नतीजे बताएंगे कि बातें हुई हैं, उसका असर कितना हुआ है और क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ा है। बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के साथ। नमस्कार।